हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ प्रश्न और उसकी व्याख्या के साथ। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, रस निष्पत्ति क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं रस निष्पत्ति, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रस निष्पत्ति है क्या। रस निष्पत्ति है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, यह सूत्र दिया है भरत मुनि ने। ठीक है, उनके प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र में। याद रखना है आपको, सूत्र आ सकता है, कहा जा सकता है कि यह भरत मुनि ने अपने कौन सी रचना में दिया है। नाट्यशास्त्र याद रखना है, और किसका सूत्र है, यह भी भरत मुनि का है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के कितने अंग हैं। जो रस निष्पत्ति की बात कर रहे हैं तो अब उसमें यह जानना भी जरूरी है कि रस निष्पत्ति के कितने अंग हैं। रस निष्पत्ति के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, इसमें रस निष्पत्ति की तो 4 अंग हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भरत मुनि ने किसे रस निष्पत्ति में नहीं माना है। ठीक है, वो है स्थायी भाव को नहीं माना। इन्होंने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग को ही रस निष्पत्ति कहा है भरत मुनि ने। ठीक है, वैसे रस निष्पत्ति के 4 अंग बताए गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव। अब ये देख लेते हैं कि स्थायी भाव हैं क्या, क्योंकि इनके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। जो प्रश्न है आजकल वह कथन कारण वाले आ रहे हैं, तो इसमें आपको हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, पूरी व्याख्या के साथ पढ़ना ज़रूरी है। यह जान के नहीं होगा कि रस निष्पत्ति के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, क्योंकि इसके अंदर से आएगा कि स्थायी भाव की विशेषता बताई जाएगी, विभाव की, और विभाव के कितने प्रकार हैं। तो इसलिए पूरा पढ़िए आप। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप, तो एग्जाम में आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्थायी भाव हैं क्या। मनुष्य के हृदय में जो भाव हमेशा सुप्त अवस्था में छिपे रहते हैं। ठीक है, सुप्त अवस्था में हमारे मन के अंदर छुपे रहते हैं, जैसे रति, हास, शोक। ठीक है, हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी बिल्कुल शोकाकुल हो जाते हैं, और कभी हम हंसने लग जाते हैं, कभी हम प्रसन्न। ठीक है, ये हमारे अंदर ही छुपे हैं जो भाव। कुल 11 स्थायी भाव और रस माने गए। कुल स्थायी भाव हैं, जितने रस हैं उनके उतने ही स्थायी भाव हैं। ठीक है, 11 रस माने गए तो 11 स्थायी भाव हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई है वो 8 ही बताई। ठीक है, स्थायी भाव समझ में आ गया। स्थायी मतलब हमारे हृदय में जो हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं, हमेशा स्थायी रहते हैं। ठीक है, अब जब जागृत होते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है तो तब जागृत होते हैं। ठीक है, दूसरा है विभाव। जिन कारणों या परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, कुछ कारण, ऐसी परिस्थितियां रह जाती है जिनके कारण जो हमारे मन में स्थायी रूप से हैं, सुप्त अवस्था में है, वह जब जागृत हो जाते हैं तो उन्हें ही हम विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है विभाव, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये भी याद रखने हैं आपको कि आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है। पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये है। आलंबन विभाव है जिसका आलंबन सहारा पाकर भाव जगे, जिसका सहारा पाकर हमारे मन में भाव जगते हैं, वह है आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो भावों को और अधिक तीव्र या उद्दीप्त करे, जो हमारे मन में भाव है उनको और अधिक जागृत करे या तीव्र या उद्दीप्त करे। जैसे एकांत स्थान, एकांत में बैठे हैं तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे सुहाना मौसम है, अच्छा सा मौसम है, तो उस समय हमारे मन में अच्छा सा भाव जागृत होगा। एकांत है, या उस समय हम एकांत में हमारे मन में दुख का भाव भी जागृत हो सकता है, क्योंकि हम एकांत रहते हैं तो हम अपने या तो भविष्य के बारे में सोचते हैं,
ज़्यादातर लोग भूत के बारे में सोचते हैं कि हमारा भूतकाल में हमारे जीवन में ऐसा था, ये था, तो उससे हम कहाँ पे होता है ऐसा, जब हम एकांत होते हैं तब हम इस टाइप का सोचते हैं। जब उस समय जो हमारे भाव उद्दीप होते हैं वह कौन से हैं, उद्दीपन विभाव ऐसी जगह पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखना है, विभाव उसके दो प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और तीसरा आ जाता है अनुभाव, यानी आश्रय, जिसके मन में भाव जगा है कि शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जिसके मन में भाव जगा है, जैसे हमारे मन में भाव जगा है तो हम जैसी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, जैसा हम उस समय एक्ट करेंगे वह क्या है, वही सब अनुभाव है। जैसे अच्छा सा हमारे मन में भाव जगा, रोमांच, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कुछ ऐसा, या फिर हम घबरा गए अचानक से, ऐसा भाव है तो हमें पसीना आ जाता है, वही अनुभाव है। और हमने सांप देख लिया अचानक से तो हम क्या लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, कहीं ये सांप हमें न काट ले, वो सब क्या है, अनुभव के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला है संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव क्या है, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्यभिचारी भाव आएगा या कभी संचारी भाव आएगा, दोनों एक ही हैं, याद रखना है, आपको समझना है। क्या है संचारी भाव, मन में उठने वाले क्षणिक या अस्थिर भाव। हमारे मन में कितने प्रकार के भाव एक दिन में जगते रहते हैं, कुछ ही मिनटों में आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के भाव जगते रहते हैं, जो आते जाते रहते हैं। जैसे कभी चिंता हो जाती है हमें, कभी उसी समय हमें खुशी भी हो जाती है, फिर हमें ग्लानि हो जाती है, ऐसे भाव जगते रहते हैं हमारे, वह सब क्या है, संचारी भाव हैं। ठीक है, जो संचारी भावों की संख्या है 33 है, 33। ठीक है, याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या कभी कभी एग्जाम में सीधे आ जाता है कि व्यभिचारी भावों या संचारी भावों की संख्या कितनी है। ठीक है, 33 है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा प्रवक्ता हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी, उसमें भी आया था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है आपको 33 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है, रस निष्पत्ति से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया। अब हम रस निष्पत्ति की बात कर रहे हैं। अब रस निष्पत्ति क्या है ये हमने पढ़ लिया, रस निष्पत्ति के कितने अंग हैं ये भी देख लिया हमने, 4 अंग थे जिनके बारे में मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रस निष्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, रस निष्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, 4 सिद्धांत दिए हैं जिनके बारे में हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है भट्ट लोल्लट का। ठीक है, यह भरत मुनि के रस सूत्र की पहली व्याख्या है। जो ये सिद्धांत है, यह भरत मुनि के रस सूत्र की पहली व्याख्या है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन व्याख्या, कथन, कारण, व्याख्या, सही गलत ऐसे में आ सकते हैं, ये तथ्य आ सकता है। इसे आरोपवाद भी कहते हैं, उत्पत्तिवाद को ही हम क्या कह रहे हैं, आरोपवाद। ठीक है, इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। भट्ट लोल्लट के अनुसार जो निष्पत्ति का सिद्धांत है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ ही उत्पत्ति कहा है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार रस की वास्तविक अनुभूति नट या पात्र को नहीं, जो रस की वास्तविक अनुभूति हो रही है वो पात्र को नहीं बल्कि मूल नायक नायिका को होती है। जो मूल नायक और नायिका हैं, ये कह रहे हैं कि उनको रस की वास्तविक अनुभूति होती है। सहृदय केवल उस अभिनय में नायकत्व का आरोप करके आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, अभिनय करके नायकत्व का आरोप का आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जो असली वास्तविक है, जो अनुभूति हो रही है रस की, वह किसको हो रही है, मूल नायक और नायिका को। यही क्या है, ये उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है इनका। इन्होंने कहा विभाव कारण, अनुभाव कार्य, व्यभिचारी भाव सहकारी के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव जो होता है मन में पुष्ट होकर रस रूप में परिणित हो रहा है उत्पत्तिवाद में। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको उत्पत्तिवाद क्या है। ये कह रहे हैं कि रस की जो वास्तविक अनुभूति है, जो हमारा नट या पात्र में नहीं, जो कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसमें नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि मूल नायक और नायिका में ही रस की वास्तविक अनुभूति होती है। सहृदय केवल उस अभिनय में नायकत्व का आरोप करके रस का आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये है भट्ट लोल्लट का
उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, ठीक है। इसे ही आरोपवाद भी कहते हैं। इसीलिए कहा, इन्होंने आरोप किया, आरोप लगाया कि मूल नायक और नायिका में ही रस की वास्तविक अनुभूति होती है। और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति बताया है, ठीक है। इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की पहली व्याख्या भी की है। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा है अनुमितिवाद का सिद्धांत। यह दिया है आचार्य शंकुक ने, ठीक है। इसके अनुसार दर्शक सामाजिक नट के अभिनय को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वह वास्तविक पात्र है और इसी प्रक्रिया से रस की अनुभूति होती है, ठीक है। अनुमितिवाद मतलब अनुमान लगाना। इनके अनुसार है कि दर्शक जो है वो सामाजिक नट के अभिनय को देखकर, जो नट अभिनय कर रहा है उसको देखकर अनुमान लगाते हैं कि वह वास्तविक पात्र है और इसी प्रक्रिया से रस की अनुभूति होती है। इसी प्रक्रिया से उन्हें रस की अनुभूति हो जाती है। इसके प्रमुख तथ्य हैं, देख लीजिए, एग्जाम में आते हैं। जो इसका दार्शनिक आधार है अनुमितिवाद का, वो है आचार्य शंकुक ने सिद्धांत के लिए न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण और चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया, ठीक है। इन्होंने अपने जो अनुमितिवाद का सिद्धांत है आचार्य शंकुक ने, इसके लिए इन्होंने न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण और चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया। चित्र तुरंग न्याय का अर्थ है दीवार पर लगे घोड़े के चित्र को देखकर असली घोड़े का अनुमान लगाना। ये है चित्र तुरंग न्याय। इन्होंने इसका सहारा किसके लिए लिया? अनुमितिवाद के लिए, आचार्य शंकुक ने। आ सकता है एग्जाम में चित्र तुरंग न्याय किससे संबंधित है, तो आप लिखेंगे कि अनुमितिवाद का सिद्धांत और जो है आचार्य शंकुक का, याद रखना है आपको, ठीक है। आ जाता है उस समय ये नहीं, क्योंकि जब चित्र तुरंग न्याय तब आ सकता है आपको जब आपने आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद का सिद्धांत क्या है व्याख्या के साथ पढ़ा हो। आपने सीधे पढ़ा है कि आचार्य शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, तो आपको लगेगा कि चित्र तुरंग न्याय क्या है, इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको व्याख्या के साथ पूरे तथ्यों के साथ पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने शंकुक ने अपने जो सिद्धांत है अनुमितिवाद, इन्होंने इसमें न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण और चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया। चित्र तुरंग न्याय का अर्थ समझ आ गया आपका। कभी आता है दीवार पर लगे घोड़े के चित्र को देखकर असली घोड़े का अनुमान लगाना, ठीक है। यह है चित्र तुरंग न्याय। इसकी अब ज़्यादा व्याख्या तो पूरा एक बुक हो जाएगी, हम चित्र तुरंग न्याय को पढ़ेंगे तो हमारा जितना अभी हमें पढ़ना है उतना ही लेंगे कि हम ये समझ आ जाना चाहिए चित्र तुरंग न्याय है क्या, ठीक है। अगला तथ्य है, इस सिद्धांत में विभाव अनुभाव को अनुमापक यानी अनुमान कराने वाला और रस को अनुमाप्य अर्थात अनुमानित होने वाला कहा गया है। इस सिद्धांत में विभाव अनुभाव को अनुमापक और रस को अनुमाप्य कहा गया है, ठीक है। ये हो गया आपका अनुमितिवाद का सिद्धांत आचार्य शंकुक का, ठीक है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति से संबंधित भुक्तिवाद सिद्धांत किसका है? रस निष्पत्ति से संबंधित भुक्तिवाद सिद्धांत किसका है? यह है आचार्य भट्टनायक का, ठीक है। भट्टनायक का है भुक्तिवाद का सिद्धांत। इनके अनुसार रस न तो उत्पन्न होता है, इन्होंने कहा कि रस न उत्पन्न होता है यानी उत्पत्तिवाद, और ना ही अनुमान किया जाता है यानी अनुमितिवाद, बल्कि पाठक या दर्शक द्वारा उसका भोग किया जाता है या उसको भोगा जाता है, आनंद लिया जाता है उसका, ठीक है। आ गया होगा समझ आपके। ये कह रहे हैं कि रस न तो उत्पन्न होता है और नहीं अनुमान किया जाता है, यह पाठक या दर्शक को उसका भोग किया जाता है, पाठक या दर्शक उसका आनंद लेते हैं, ठीक है। यह है भुक्तिवाद का सिद्धांत। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर टिका है। सॉरी, भट्टनायक या लिख दिया मैंने, इसमें का होगा, ठीक है। भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर टिका है, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में कि भट्टनायक का भुक्तिवाद सिद्धांत कौन से दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर टिका है। अगला तथ्य है, संयोग का अर्थ भोक्ता भोज्य संबंध अर्थात भोजन लेने वाला और आनंद देने वाला, और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति भोग या आनंद माना गया है, ठीक है। अगला तथ्य है, भट्टनायक ने शब्द की 3 शक्तियाँ व्यापार बताएं। भट्टनायक ने शब्द की 3 शक्तियाँ या व्यापार बताएं। पहला है अभिधा, दूसरा है भावकत्व और तीसरा है भोजकत्व, ठीक है। अब है कि भट्टनायक की सबसे बड़ी देन है साधारणीकरण, ये भावकत्व के अंदर आता है, ठीक है।
इसका अगला टॉपिक हम पूरा साधारणीकरण ही पढ़ेंगे, तब यहाँ पर इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। ये याद रखना है कि भट्टनायक की सबसे बड़ी देन है साधारणीकरण। आ गया समझ में। अब अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति से संबंधित अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? रस निष्पत्ति से संबंधित है अभिव्यक्तिवाद, यह सिद्धांत है आचार्य अभिनवगुप्त का, ठीक है। इनके अनुसार दर्शक के मन में स्थायी भाव पहले से ही संस्कार के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। अभिनवगुप्त कह रहे हैं कि दर्शक के मन में जो स्थायी भाव है पहले से ही संस्कार के रूप में मौजूद होते हैं। नाटक या कविता के प्रभाव से वे अभिव्यक्त होते हैं। जब हम कोई नाटक देखते हैं या कविता पढ़ते हैं तो उसके प्रभाव से वह अभिव्यक्त होते हैं। इसी को इन्होंने कहा अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। तथ्य हैं, अभिनवगुप्त के अनुसार रस की केवल अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने कहा कि रस की केवल अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। अगला तथ्य है, इस सिद्धांत की आत्मा साधारणीकरण है। इसका भी क्या है, इसकी आत्मा जो मेन है इसमें वह क्या, साधारणीकरण, ठीक है। अगला तथ्य है, अभिनवगुप्त ने नौवां रस शांत रस की स्थापना की। जो अभिनवगुप्त हैं इन्होंने जो नौवां रस है शांत रस इन्होंने दिया, ठीक है, स्थापना की। अगला तथ्य है, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत कश्मीरी शैव दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। जो इनका अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है यह कश्मीरी शैव दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। इसमें रस का आस्वाद अलौकिक और परमानंद स्वरूप माना गया। इन्होंने इसमें बताया कि रस का जो आस्वाद है वह अलौकिक और परमानंद स्वरूप बताया है, जिसकी तुलना ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक आनंद से की जाती है। इसकी तुलना ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक आनंद से की जाती है। इन्होंने यह अपने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत में बताया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है, कि नौवां रस शांत रस किसने दिया, यह अभिनवगुप्त ने। और कश्मीरी शैव दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, यह अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का रस निष्पत्ति टॉपिक पूरा हुआ। अब हम अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ठीक लगे हों वीडियो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।